सुबह का समय है, घर में अफरा तफरी मची हुई है। कृतिका अपने बेटे बबलू को तैयार करने में लगी हुई है। बबलू, जरा पैर आगे करो, जूते सही से पहनाने दो बेटा। ओके माँ। उसके बाद वो बच्चे का बैग संभालती है और उसका टिफिन भरती है। पानी की बोतल भरती है कि पीछे से आवाज आती है, अरे कृतिका, मेरा लैपटॉप कहाँ है? वहां देखिए, इस वाले टेबल में रखा है। और चार्जर? अरे आपके कमरे में ही होगा ना। ओके ओके, मिल गया। अच्छा कृतिका, नाश्ता बना क्या? टिफिन पैक हुआ कि नहीं? अरे 5 मिनट तो रुक जाइए, आपके बेटे का स्कूल का पहला दिन है आज। कम से कम आज तो मुझे उससे अच्छे से तैयार कर लेने दीजिए। आप ना हमेशा जल्दी मचाते रहते हैं। अरे कृतिका, तुम जानती नहीं हो कंपनी में मेरी नई बॉस कितनी स्ट्रिक्ट है। छोटी छोटी गलतियों पर कितना सुनाती है। और तुम जानती हो इतने बड़े शहर में रहना, खर्चा उठाना कितना मुश्किल है। इसलिए ये जॉब भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई अच्छी जॉब मिलेगी इसे छोड़ दूंगा। इतनी छोटी छोटी बातों पर जॉब छोड़ने की बात नहीं करते। ईश्वर ने आपको इतनी अच्छी नौकरी दी है, आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए। और इस दुनिया में कौन सा काम आसान होता है? हर काम कठिन होता है, मेहनत करनी पड़ती है। शहर में तो भाग दौड़ होती ही रहती है, परेशानियां आती रहती है। इतना मत सोचिए, आप बस अपना काम करिए और हम दोनों को ढेर सारा प्यार दीजिए। अच्छा लीजिए, आपका टिफिन तैयार है और ये रही आपकी पानी की बोतल। ऋत्विक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। थैंक यू सो मच कृतिका, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो पता नहीं क्या हाल होता मेरा। अच्छा चलता हूँ, बॉस का कॉल आने ही वाला है। वो जेब से अपना नोकिया का फोन निकालता है और स्क्रीन देखता है। अरे ये तो नीतीश का कॉल है, लगता है वो जल्दी बुला रहा है। चलो चलता हूँ, बाय बाय बाय। वो बबलू को गाल पर किस करता है और घर से निकल जाता है। वहीं इसके बाद कृतिका भी अपने बेटे बबलू को स्कूल छोड़ाती है और लौट कर सोफे पर चैन से बैठ जाती है। हे भगवान, शहर की जिंदगी तो सच में बहुत हार्ड है। कितनी भाग दौड़ रहती है यहाँ। अच्छा हुआ कि मुझे नौकरी नहीं करनी पड़ रही, वरना मेरा क्या हाल होता। मेरी दोस्त आकांक्षा को ही देख लो, घर भी संभालती है, नौकरी भी करती है, उसके तो 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। पता नहीं कैसे संभालती वो। इतना सोचते हुए कृतिका टीवी ऑन करती है, चाय और नाश्ता लेकर बैठ जाती है। अरे कल का एपिसोड छूट गया था, इतना काम था कि देखने का टाइम ही नहीं मिला। चलो अब आराम से देखती हूँ। टीवी पर एक सीरियल चल रहा था जिसमें दिखाया जाता है कि सास बहुत अच्छी है और बहू बहुत तेज। वाह बताओ, इतनी अच्छी सास है, इसके बच्चों को भी संभाल रही है, फिर भी बहू घमंड कर रही है। अगर मुझे ऐसी सास मिल जाए ना, मैं तो खुशी से झूम उठूं। तभी शाम का समय होता है और ऋतिक घर लौटता है। अरे कृतिका, मेरी माँ का फोन आया था। क्या? आपकी माँ का फोन आया? मुझे तो उनसे मिले हुए 13 साल हो चुके। उनसे मिली थी, वो भी वहां पर सिर्फ एक दिन ही रुके थे हम लोग। हाँ, उन्होंने दूसरे नंबर से कॉल किया, कह रही थी उनका फोन खराब हो गया है। और हाँ, उन्होंने बहुत पहले अपना एड्रेस भी बदल दिया था, अब वो गांव में नहीं रहती, वो मेरे दूर के बड़े भैया के घर रहने लगी है। वही बड़े भैया ना जिन्हें माँ जी ने बेटा मान लिया था? हाँ, वो मेरा सगा भाई नहीं है, वो हमारे पड़ोसी थे, बचपन से ही घर में आते जाते रहते थे। उन्होंने माँ की बहुत मदद की थी, इसलिए माँ उन्हें अपना बेटा मानने लगी और मुझे पराया समझने लगी। मेरी भी गलती थी, मैं भी थोड़ा अजीब था, माँ बाप से दूरी बना ली थी। और जब पढ़ाई के लिए शहर आया तो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ नौकरी भी करने लगा, और फिर तो बातें भी कम होने लगी। 7 साल पहले पिताजी की डेथ के टाइम वहां गया था। तब मैंने माँ को साथ लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। बोली खेती बाड़ी जमीन छोड़कर नहीं आ सकती। अब अचानक वो मेरे मुंह बोले बड़े भाई विष्णु के घर रहने लगी है। अब उन्होंने किसी और को बेटा मान लिया तो क्या हुआ, आप ही तो उनके बेटे हैं। अच्छा छोड़िए, आप ये बताइए माँ जी कब तक आ रही हैं? शायद 1 हफ्ते में। कह रही थी उन्हें बबलू से मिलने का बहुत मन कर रहा है, वो अपने पोते से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी माँ आ रही है। हफ्ता बीत जाता है कि अचानक ऋतिक कृतिका से कहता है, अरे कृतिका, मुझे ना काम की वजह से कुछ समय के लिए ऑफिस ट्रिप पर जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन माँ जी कितने बजे तक आ जाएंगे ये तो बताइए। अरे चिंता मत करो, माँ कल शाम के 5 बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा लंबा सफर शाम के समय ही करती हैं। मुझे याद है, बहुत पहले पापा के साथ आई थी ना यहाँ, तब भी वो शाम को ही आई थी। अच्छा अब मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, मार्केट भी जाना है, सामान लेना है, और फिर शाम को बॉस के साथ मीटिंग भी है, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए ऑफिस भी जाना पड़ेगा। बहुत काम है। तो तुम यहाँ का सब संभाल लोगी ना? अरे इन सब में मैं ये बोलना ही भूल गया कि तुम मेरी माँ को पहचान तो लोगी ना? अरे क्यों नहीं पहचान लूंगी, आपकी माँ है, थोड़ी बहुत तो शक्ल मिलती होगी ना आपसे। सही कह रही हो, तुम यहाँ सब संभाल लेना, और शायद इस बार मेरा प्रमोशन भी हो जाए तो थोड़ी मेहनत करनी होगी। थैंक यू सो मच।
तुम्हारी वजह से सब आसान हो जाता है। अरे हो गया, कितनी तारीफ करेंगी मेरी? बस जिंदगी भर ऐसे ही करते रहना, बाद में बदल मत जाना। दोनों हंस पड़ते हैं और ये वाला दिन ऐसे ही बीत जाता है। तभी अगली सुबह ऋतिक अपना सामान उठाता है। वो सुबह के 7 बजे ही निकल जाता है क्योंकि उसे फ्लाइट पकड़नी थी। शाम होती है तो दरवाजे की घंटी बजती है। कृतिका दरवाजा खोलती है तो सामने मंजुला देवी खड़ी थी। सासू माँ प्रणाम, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? मैं आपको फोन लगा रही थी लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा था। अरे तो चिंता मत कर बहू, मैं बहुत अच्छे से आ गई यहाँ। रास्ते में एक सज्जन मिल गए, ट्रेन में मेरी बहुत मदद की उन्होंने। बहुत अच्छा बेटा था, उसे तो खूब आशीर्वाद देकर आई हूँ। अच्छा बहू, गर्मा गर्म चाय पीने का मन कर रहा है, जरा जल्दी से कड़क और मीठी चाय तो बना दे। जी जी क्यों नहीं। अरे बेटा आजा आजा अपनी दादी के पास आजा। दादी। वही कृतिका किचन में जाती है, चाय बनाकर सासू माँ के सामने रखती है और बैठकर बातें करने लगती है। अरे बहू, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ट्रेन में बैठे बैठे हालत खराब हो गई, जरा पैर तो दबा दे। कृतिका सासू माँ के पैर दबाती है। अगली सुबह, अरे बहू आज खाने में क्या बनाएगी बेटा? बस मेरा ना आज बहुत मन कर रहा है मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने का। गांव में तो हम यही खाते थे, लेकिन अब हाथों में ताकत कहाँ रही। तो ही बना दे बिटिया। लेकिन सासू माँ मुझे मक्के की रोटी बनाना नहीं आता, आप थोड़ी मदद कर देंगी तो मैं बना दूंगी। ठीक है, मैं सिखा दूंगी तुझे। दोनों किचन में खड़ी होकर मक्के की रोटी बनाती है। रोटी अच्छी बनती है। तभी खाने से पहले मंजुला देवी कहती है, बेटा घी है क्या? मुझे ना घी बहुत पसंद है ना माँ जी? लेकिन हम लोग ज्यादा घी नहीं खाते, मक्खन ज्यादा खाते हैं। अरे बेटा घी सबसे ताकतवर होता है, मक्खन में कहाँ ताकत। तुम शहर वाले यहाँ आकर सब भूल जाते हो। अरे देसी घी खाया करो, देसी घी। अच्छा बहू, मैंने पर्ची बना दी है, उसमें जो सामान लिखा है ना वो ले आना। और हाँ, 3-4 डब्बे घी के जरूर लाना, इस डिब्बे में तो ज्यादा घी नहीं बचा है। कृतिका आश्चर्य में रह जाती है लेकिन हाँ कह देती है। तभी मंजुला देवी घी निकालकर रोटियों पर जमकर लगाती है। बहू तूने रोटी अच्छी बनाई है, ये ले 51 रुपए शगुन के। अब ज्यादा तो है नहीं। अरे माँ जी, किससे कहा आपसे पैसे देने को, हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बेटा कितनी संस्कारी है रे तू, मेरे बेटे ने कितनी अच्छी लड़के से शादी की है, तू तो बहुत ही समझदार बहू है। तारीफ सुनकर कृतिका खुश हो जाती है। तभी जब शाम को दोनों साथ बैठी होती हैं। बहू तुम सुबह लेट उठती हो, हैं? बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, और घर में लक्ष्मी तभी आती है जब नियम कानून कायदे से सब कुछ किया जाए। अरे घर में बरकत चाहिए तो नियम अपनाने होंगे, सुबह जल्दी उठना होगा, पूजा करनी होगी। इसलिए कल से 4:30 बजे उठ जाना बहू, तब हम दोनों साथ में पूजा करेंगे। कृतिका के पास कोई विकल्प नहीं होता। इतने सालों बाद सासू माँ से मिली थी इसलिए मना भी नहीं कर पाती। अगले दिन वो जल्दी जल्दी उठती है, सासू से पूजा पाठ करना सिखाती है, अगरबत्ती कहाँ रखनी है, फूल कहाँ चढ़ाने, सब बताती रहती है। पूजा के बाद कृतिका नाश्ता बनाने में लग जाती है और बेटे को तैयार करने में। तभी मंजुला देवी कहती है, अरे बहू देख तो किचन कितना गंदा है, ऐसा गंदे किचन में खाना नहीं बनना चाहिए। सासू माँ इतना गंदा भी नहीं है, कल मैंने पूरियां और छोले भटूरे बनाए थे ना तो थोड़ा तेल जम गया है, आज साफ कर दूंगी। अरे बेटा ऐसे मत कहो, आजकल बोलते बोलते कई दिन निकल जाते हैं, पहले साफ करो फिर खाना बनाओ। मजबूरी में कृतिका किचन साफ करती है। अरे सही से साफ भी नहीं किया, जल्दी जल्दी में किया। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। कृतिका सिर हिला देती है, फिर बेटे का टिफिन तैयार करती है और स्कूल छोड़कर आती है। लौट कर देखती है तो मंजुला देवी कपड़े धो रही है। अरे सासू माँ, ये सुई धागा टेबल में रखा है और आप बबलू के कपड़े क्यों धो रही हैं? अरे बेटा बबलू के कपड़े कितने गंदे, देख दाग लगे हुए हैं इसमें, हर काम समय पर करना चाहिए बहू। कृतिका को अजीब लगता है। वहीं सास कपड़े धोकर दूसरे कपड़ों में बटन लगा देती है और थोड़ी बहुत जो फटी थी उसे सिल भी देती है। सासू माँ, ये दूसरी शर्ट मत सिलिए, ये बहुत पुरानी हो गई है, मार्केट से नहीं लानी है। अरे पागल है क्या, शहर में रहते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पैसे उड़ाओगे। अरे मेरा बेटा इतनी मेहनत से पैसे कमाता है, इसलिए पैसे बचाना सीखो। और हाँ, मैंने तुमसे घी के 3-4 डब्बे मंगवाए थे, तुम सिर्फ 2 ही लेकर आई हो, क्यों? सासू माँ, दुकान वाले के पास 2 ही थे, चिंता मत करिए, परसों और ले आऊंगी। हाँ, और अचार का डब्बा भी ले आना, कटहल का अचार बहुत पसंद है मुझे। थोड़ी देर बाद कृतिका खाना बनाती है तो साथ में मिर्ची की चटनी सिलबट्टे पर पीस कर लाई होती है। मंजुला देवी खाते समय कहती है, हाँ ये चटनी अच्छी नहीं बनी, मिर्ची सही नहीं लाई तू, सब्जी खरीदी नहीं आती तुझे? अच्छा छोड़, लहसुन का अचार खा लेती हूँ, कटहल का अचार जरूर ले आना।
सासू माँ हम लोग अचार ज्यादा नहीं खाते हैं, आपको भी अचार ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इसमें नमक भी बहुत होता है और तेल भी। अरे अचार खाना चाहिए, कुछ गलत बात नहीं होती इसमें। दरअसल बात यह ना बहू कि तुझे हमारे गांव की कोई चीज पसंद ही नहीं आती, इसलिए तू कोई ना कोई कमी निकालती रहती है। कहीं तू मुझे नीचा तो नहीं दिखाना चाहती ना बहू? नहीं नहीं सासू माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है, मैं आपको नीचा क्यों दिखाऊंगी? क्योंकि तू मेरी हर बात पर ना कह देती है ना बहू, कभी हाँ कहना भी सीख। मंजुला देवी मुंह बनाकर खाना खाती है। कृतिका समझ जाती है कि सासू माँ नाराज हो गई है। अगले दिन वो देसी घी के पराठे, चाय और अचार बनाकर सासू माँ को देती है। तब जाकर मंजुला देवी खुश होती है। तो दिन ऐसे ही हंसी, गुस्सा और हल्की फुल्की नोकझोंक में निकलते रहते हैं। 5 दिन कब बीत जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। मंजुला, चल आज बाजार चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। धीरे धीरे मंजुला देवी और उनकी पड़ोसन रीतू देवी की दोस्ती गहरी हो गई। बातचीत इतनी बड़ी कि वे कभी कभी बाजार भी साथ जाने लगी। दोनों की आपस में खूब पटने लगी। तभी एक दिन रीतू देवी अपने पोते गुल्लू को लेकर मंजुला देवी के घर आती हैं। मंजुला बहन, आज गुल्लू को भी साथ लाई हूँ। घर में पहुंचती गुल्लू और बबलू खिलौनों की गाड़ियां निकालकर खेलने लगते हैं। दोनों गाड़ियां चलाते हुए खूब मजे लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर में गाड़ियां टूट जाती है और खेल लड़ाई में बदल जाता है। तू एक नंबर का बदमाश है, चल जा मेरे घर से, चल जा। माँ इसे भगा दो। मैं नहीं जाऊंगा, मेरी दादी है यहाँ पर। रीतू देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। वहीं मंजुला देवी उनकी आंखों से सब समझ जाती है। ऊपर से रीतू देवी भी आधी चाय छोड़कर वहां से गुल्लू को लेकर चली जाती है। अरे बहू, ये क्या परवरिश की है तुमने मेरे पोते की? क्या तुमने इसे सिखाया नहीं कि किसी मेहमान से कैसे बात करते हैं? यह सब तुम्हारी गलती है। माँ जी, बच्चे हैं, कभी कभी। नहीं बहू, बच्चे वही करते हैं जो घर से सीखते हैं। देखो, रीतू का चेहरा उतर गया था, उसे कितना बुरा लगा। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना कहकर मंजुला देवी बबलू को अपने पास बुलाती है और उसे अच्छी बातें समझाने लगती है। वहीं दूसरी ओर कृतिका के मन में ख्याल आता है कि गलती तो गुल्लू की भी थी, लेकिन डांट तो सिर्फ उसे ही मिली। तब उसके अगले दिन मंजुला देवी खुद खीर, पूरी और सोया मेथी आलू की सब्जी बनाकर रीतू देवी के घर जाती है। अरे बहन, तेरे गुल्लू को खीर बहुत पसंद है ना, तो उसी के लिए लाई हूँ। अब तो कह रही थी ना तुझे पूरी और सोया मेथी का साग बहुत पसंद है, तो वो भी बनाकर लाई हूँ। दोनों छत पर बैठकर देर तक बातें करती हैं। अब बबलू ने कुछ ज्यादा बोल दिया, माफ कर देना बहन, बच्चे है ना तो। अरे तू क्यों टेंशन ले रही है मंजुला, मैं नाराज नहीं हूँ भाई। थैंको। अरे तू तो अंग्रेजी में मुझसे भी पीछे है। अच्छा रीतू, मेरी बहू ना काम में बड़ी ढीली है, और तो और बबलू को ठीक से देखती भी नहीं। कभी उसके कपड़े फटे रहते हैं, कभी कितने गंदे रहते हैं, चेहरे पर भी दाग धब्बे रहते हैं उसके। देखना रीतू, मेरा बेटा कितनी मेहनत करता है, बिजनेस ट्रिप पर गया है, दिन रात काम करता है, और बहू यहाँ आराम से रहती है। हाँ, और तेरे पोते को तो देख कितना पतला हो गया है। तब घर लौट कर आती ही मंजुला देवी बहू को सुनाने लगती है। क्या बहू, बबलू को कभी पार्क नहीं ले जाती? दिन भर घर में रहेगा तो कैसे चलेगा? देख इसकी हालत, कितना दुबला हो गया है बेचारा। माँ जी, बच्चे हैं, ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, तो थोड़ा दुबला पतला तो दिखेगा ही। और वैसे भी खाना खाने में कितने नखरे करता है, हमेशा बाहर की चीजें मांगता रहता है। अरे तो क्या हुआ, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने ही इसे बाहर का खाने का शौक लगा दिया है। जब देखो चिप्स पकड़ा देती हो, ब्रेड दे देती हो, कभी घी वाले पराठे बनाओ, मक्के की रोटी बनाओ, बाजरे की रोटी बनाओ। अरे पौष्टिक चीजें खिलाओ, सब तुम्हारी गलती है बहू। आलस ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। कृतिका चुपचाप सब सुनती रही। अब धीरे धीरे मंजुला देवी का रंग ढंग और भी बदलने लगा था। कभी वो कहती ये मत करो, कभी कहती वो मत करो, बच्चों का कपड़ा ठीक से नहीं पहना है, बच्चे के बाल ऐसे बिखरे हैं, बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए, न जाने क्या क्या बोलती रहती। मुझे ना बेटा ठेकुआ खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन ये बनाना आसान नहीं है, तुम्हें तो आता भी नहीं होगा। चलो हम तुम्हें सिखाते हैं, हम बताते जाएंगे, तुम बनाती जाना। तो आज की किचन क्लास शुरू होती है। अरे अरे, पानी इतना नहीं डालते, गोल बनाना है, तिरछा नहीं, थोड़ा घी कम डालो। अरे थोड़ा तो डालो। ठेकुए लगभग तैयार हो चुके थे, बस तलना बाकी था। इतने में मंजुला देवी बोली, ऐसा फिर से बनाना पड़ेगा। मजबूरी में बहू ने फिर से बनाया, और इस बार भगवान की कृपा से कुछ ठीक ठाक बन भी गया। चलो कम से कम खाने लायक तो बन गया। तब जाके कृतिका ने चैन की सांस ली। शाम होते ही, आज रात को खिचड़ी बनाओ, हमारे वाली खिचड़ी, उसमें थोड़ा मसाला ज्यादा डालना। बहू ने अपनी सासू माँ के स्टाइल में खिचड़ी बना दी। सासू माँ मंजुला देवी खाने बैठी और चटनी अचार पर टूट पड़ी। माँ जी, ये वाला अचार तो बहुत ही तीखा है।
अरे बहू, काम तो मेरा बेटा कर रहा है, कौन सा तुम्हारे पैसों का अचार और घी खा रही हूँ। बार बार मुझे टोका मत करो। तुम तो चाहती हो कि मैं घी भी छोड़ दूं, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं अपने बेटे से बोल दूंगी, वो मना नहीं करेगा मुझे। सच में आजकल की बहुएं कुछ खिलाती नहीं है। माँ जी, आप गलत समझ रही हैं, मैं आपकी हेल्थ के लिए कह रही थी। अब ज्यादा बोलने की जरूरत ना है, वरना कल ही चली जाऊंगी यहाँ से। माफ कर दीजिए माँ जी, गलती हो गई। इतने सालों बाद आपसे मिली हूँ तो बस आपकी चिंता थी मुझे। अच्छा ठीक है, चल जल्दी से मेरी रोटी पर उस वाले डिब्बे से घी लगा दे। कृतिका ने जल्दी से घी लगाया। मंजुला देवी रोटियां, अचार, चटनी, मिर्ची पकौड़ी और ठेकुआ खाकर आराम से बैठी। खाने के बाद कृतिका ने नया चादर बिछा दिया तो सासू मां आराम से लेट गई। फिर बहू अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने चली गई। उधर मंजुला देवी अपने कमरे में बैठकर पुरानी फिल्म देखने लगी। टीवी पर सास बहू का फैमिली ड्रामा वाली मूवी चल रही थी। अरे मंजुला, तूने तो कमाल कर दिया। कुछ नहीं करना पड़ता यहाँ, आराम से बैठो, मजे से खाओ और फिल्म देखो, साथ ही ठंडी हवा खाओ, और गलती ना होने पर भी बहू को डांट दो। सब ख्वाहिशें तो पूरी हो रही है मेरी, और क्या चाहिए। मंजुला देवी मुस्कुराती रही। उधर अचानक उन्हें आवाज सुनाई दी। कृतिका अपने पति ऋतिक से फोन पर बात कर रही थी। अरे मंजुला, अब यहाँ से खिसकने का टाइम आ गया है। अगर इसके पति को तेरे बारे में पता चल गया तो तेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। भाग ले भाई जल्दी यहाँ से। मंजुला देवी ने जल्दी से अपनी थैली उठाई और मेन गेट की ओर बढ़ गई, लेकिन उधर सामने से ऋतिक गेट खोलकर अंदर आ रहा था। मंजुला देवी उसे देखकर चुपचाप बाहर निकल गई। कृतिका, बाहर गेट पर एक बूढ़ी औरत थी, वो कौन थी? बूढ़ी औरत? अरे वो तो आपकी माँ है ना। मेरी माँ? वो मेरी माँ नहीं थी। अरे तो फिर कौन थी वो? दोनों हक्के बक्के रह गए। दोनों समझ ही नहीं पाए कि आखिर वो बूढ़ी औरत कौन थी जो आई, सास का रोल निभाई और चुपचाप निकल भी गई।